वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया में टॉपिक हमने जो लास्ट क्लास में शुरू किया था वो था उग्र राष्ट्रवाद। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि राष्ट्रवाद क्या होता है, उग्र राष्ट्रवाद क्या होता है और राष्ट्रवाद की भावना ने लोगों में कैसे जन्म लिया। ठीक है, अब देखते हैं जरा कुछ जो फैक्ट है उन्हें समझते हैं। 1890 के पश्चात भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ। 1905 तक आते आते इसने अपना पूर्ण स्वरूप धारण कर लिया। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम पर राष्ट्रवादियों ने यह कहकर आलोचना की कि यह अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल है। 1897 में पुणे के नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए ही देश से बाहर कर दिया एवं तिलक तथा अन्य नेताओं को राजद्रोह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार करके लंबे लंबे कारावास किए। इनको मांडले जेल भेज दिया गया वर्मा में। और मैं आपको बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनको पत्रकारिता की वजह से सजा हुई है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। 1898 का भारतीय दंड संहिता की धारा 124A का दमनकारी कानून नए प्रावधानों के साथ पुनः स्थापित तथा विस्तृत किया गया तथा एक नई धारा 156A जोड़ी गई। ये 124 जो है ये एक प्रकार से राजद्रोह का कानून है, ध्यान रखना। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 के द्वारा कलकत्ता निगम के सदस्यों की संख्या को कम कर दिया गया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण और कड़ा कर दिया गया तथा सरकार को सेनेट द्वारा पारित प्रस्तावों पर निषेधाधिकार दे दिया गया। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी बीते कल के उग्रवादी थे। यानी समय के साथ लोगों के विचार बदलते हैं। जब कोई व्यक्ति युवा होता है तो स्वभाव से उग्र होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वह अपने आप शांत होता जाता है। इसी चीज को समझाने का प्रयास कर रहे हैं बाल गंगाधर तिलक। 1903-1905 के दौरान उदारवादी जिन्हें बंगाल विभाजन के विरोध में सक्रिय भूमिका निभाई थी वो कौन कौन से थे? सूर्यनाथ बनर्जी, के मित्रा तथा पृथ्वीश चंद्र रॉय। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में दो प्रस्ताव पारित किए गए। पहला, कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों तथा बंगाल विभाजन की आलोचना, और दूसरा, बंगाल में बंग विरोधी अभियान तथा स्वदेशी अभियान को या स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देना। इस संबंध में उग्रवादी राष्ट्रवादी अर्थात बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष का मत था कि विरोध अभियान का प्रसार बंगाल के बाहर पूरे देश में हो। इसे विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तक सीमित न रखकर पूर्ण स्वतंत्रता के संघर्ष के रूप में चलाया जाए ताकि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। यार ये बहुत बड़ी बात है जो ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं इस समय में 1905 में ही। आगे देखते हैं जरा। कांग्रेस ने दिसंबर 1906 में कलकत्ता में अपने वार्षिक अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में स्वराज की प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया। देखिए, स्वराज की हम बात करें तो स्वराज शब्द का अर्थ तो सब लोग जानते हैं। स्व मतलब अपना, राज माने शासन। ठीक है, तो स्वराज शब्द को सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वराज को नारे के रूप में इस्तेमाल किया बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक जो है चित्पावन ब्राह्मण थे। पेपर में पूछा गया प्रश्न है इनका संबंध किससे है, तो एक चित्पावन ब्राह्मण है। और बाल गंगाधर तिलक कहते थे कि गुलामी चाहे कितनी भी बेहतर हो या विदेशी शासन चाहे जितना भी बेहतर हो, स्वशासन उससे हमेशा अच्छा होता है। ये कथन जो है तिलक का नहीं है, सॉरी, ये कथन जो है ये दयानंद सरस्वती का है जब उन्होंने स्वराज की व्याख्या करी तब। तो दयानंद सरस्वती जी कहते थे कि विदेशी शासन चाहे जितना अच्छा हो, स्वशासन उससे बेहतर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उग्र राष्ट्रवादियों ने बंग विरोधी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप देने का प्रयत्न किया तथा नारा दिया, उपनिवेशी शासन से भारत को आज़ादी मिले। ठीक है, ये बंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन के दौरान दिया गया नारा है। साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा को संगठित करने के लिए 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट है, पेपर पूछा जाता है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन कब बनाया गया, तो आप इसका जवाब देंगे स्वदेशी आंदोलन या बंग आंदोलन के दौरान। प्रसिद्ध भारतीय कला मर्मज्ञ नंदलाल बोस ने भारतीय कला को प्रोत्साहन देने के लिए
1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम छात्रवृत्ति, मतलब जो नंदलाल बोस हैं उन्होंने भारतीय कला के प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की पहली छात्रवृत्ति पाने का उनको गौरव हासिल है। किसको? नंदलाल बोस को। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है नंदलाल बोस ने भारत माता की पेंटिंग बनाई थी, काफ़ी फेमस है। वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी तथा गर्मपंथी दो दलों में बंट गई, हम लोग पढ़ करके आए हैं। उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता अर्थात दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनिशा वाचा, व्योमेश बनर्जी तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उग्रवादी विचारधारा के चार प्रमुख नेता थे: बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल को लाल, बाल और पाल के नाम से जाना जाता है, हम लोग जानते हैं। ठीक। साइमन कमीशन का विरोध करते समय हुए लाठीचार्ज में लाला जी की मृत्यु हो गई 17 नवंबर 1928 को। ठीक है, तो ये हुआ आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो। एक वीडियो और आएगा इसका 5-10 मिनट का, फिर ये टॉपिक हमारा हो जाएगा पूरा का पूरा समाप्त। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।